नमस्कार। बीए पाठ द्वितीय प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आपका स्वागत है। इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने कवि कर्तव्य निबंध जो कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का लिखा हुआ है उस पर चर्चा की थी। हमने उसके अंतर्गत बात की थी उनके द्वारा छंद के संबंध में दिए गए अपने विचारों पर, भाषा पर और इसके साथ ही अर्थ संबंधी उनके जो विचार हैं उसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। आज हम इसी की निरंतरता में लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा बताए गए विषय संबंधी विचारों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है, कवि कर्तव्य निबंध के अंतर्गत महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस बात पर चर्चा की है कि कवियों का क्या कर्तव्य है, उन्हें इस समय क्या करना चाहिए, किस तरह का लिखना चाहिए, किस तरह की भाषा होनी चाहिए, किस तरह का छंद होना चाहिए। इसी के अंतर्गत वे बताते हैं कि विषय किस प्रकार का होना चाहिए। तो विषय की बात जब वे करते हैं तो वे विषय के बारे में बताते हैं कि विषय ऐसा होना चाहिए जो उपदेशजनक तो हो लेकिन फिर भी बोझिल नहीं हो। केवल प्राकृतिक वर्णन करने में, केवल सुंदर नायिकाओं का वर्णन करने में अब कोई मतलब वाली बात नहीं है, क्योंकि जब इतना विस्तृत हमारा दृष्टिकोण हो चुका है, हम चींटी से लेकर के हाथी तक, भिक्षुक से लेकर के राजा तक, एक बूंद से लेकर के समुद्र तक, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, ये सभी जो हैं ये सभी कविता के विषय हो सकते हैं। तो हमारी ऐसी क्या मजबूरी है कि हम फिर भी सुंदर नायक नायिकाओं के चित्रण करने में अपना समय और अपनी जो योग्यता है उसे व्यतीत करें। तो हमको इन सभी पर कविता लिखनी चाहिए, क्योंकि इन सभी के माध्यम से मनोरंजन भी हो सकता है। इनमें से कोई भी विषय यदि हम लें उससे मनोरंजन भी हो सकता है और मनोरंजन के माध्यम से हम उपदेश भी दे सकते हैं। तो वे बताते हैं कि कवि को जो विषय लेना चाहिए वो ऐसा लेना चाहिए जो इस यथार्थ जगत के काम का भी हो। केवल नायक नायिकाओं का चित्रण करने से अब कुछ भी सरने वाला नहीं है, उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए हमको जो विस्तृत जगत है उसमें जो समस्या है, जो चीज़ है, यदि एक घास का भी हम वर्णन करते हैं, एक कठोर धरती में उगे हुए एक पौधे का भी वर्णन करते हैं, उससे भी हम ये बता सकते हैं कि उसमें किस प्रकार की जिजीविषा है। तो इस तरह यदि हम वर्णन करें भी तो केवल मात्र प्रकृति चित्रण तक हमको सीमित नहीं रहना चाहिए। उसके द्वारा जो कुछ उपदेश दिया जा सकता है वह अवश्य देना चाहिए। आगे वे विषय के बारे में बात करते हैं कि जिस तरह से लक्षण ग्रंथों की रचना है, लक्षण ग्रंथों की रचना करना भी कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि संस्कृत में, जैसे संस्कृत भाषा है, उसके अंदर बहुत से अच्छे अच्छे काव्य, हजारों अच्छे से अच्छे काव्य हैं, लेकिन हिंदी में अभी इतना ज़्यादा जो साहित्य है वह विस्तृत नहीं हुआ है। तो अभी जब जो आवश्यकता है उसका हमें पहले ध्यान रखना चाहिए। अभी हमको कोई आवश्यकता नहीं है कि हम इस तरह के लक्षण ग्रंथों की रचना करें, क्योंकि लक्षण ग्रंथों की रचना करने से हमारा कुछ भी जो उद्देश्य है वह पूरा नहीं होने वाला है। यदि इसके बजाय हम किसी आदर्श पुरुष के चरित्र को हम लेते हैं विषय के रूप में और उसके ऊपर काव्य लिखते हैं तो हिंदी साहित्य को तो लाभ होगा ही, और उसके द्वारा और जो पढ़ने वाले हैं उनको भी उससे एक तरह से शिक्षा मिलेगी और उस शिक्षा के माध्यम से समाज में एक अच्छा जो एक उपदेश है वह जाएगा। तो यहाँ पर भी वे यही कहते हैं कि नायिकाओं के झगड़े में उलझने से हानि के अतिरिक्त लाभ की कोई संभावना नहीं है, यानी इस तरह की रचनाएं करना कोई बुद्धिमानी नहीं है। काव्य की जो दशा इस समय है कि काव्य बहुत ज़्यादा हमारे पास अतुल भंडार नहीं है, तो हमको लक्षण ग्रंथों के और नायक नायिकाओं के वर्णन की अपेक्षा, अलंकारों और रसों पर वर्णन करने की अपेक्षा हमको जो यथार्थ जगत है उसकी जितनी भी चीज़ें इस संसार में, उनमें से किसी विषय को लेकर के कविता करनी चाहिए। वे आगे समस्या पूर्ति की बात करते हैं कि समस्या पूर्ति भी उस समय बहुत ही, जब महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ये निबंध लिखा था उस समय समस्या पूर्ति का भी बहुत चलन था। समस्या पूर्ति के लिए भी कहते हैं कि समस्या पूर्ति
के लिए जिस कौशल की और जिस प्रबल प्रतिभा की आवश्यकता है, ये प्रतिभा बहुत कम लोगों में देखी जाती है। इसलिए समस्या पूर्ति भी प्रायः अपने उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाती। इसलिए महावीर प्रसाद द्विवेदी का यह मानना है कि समस्या पूर्ति के जो विषय हैं उनको छोड़ करके और सभी अपने अपने विषयों को चुनें, क्योंकि समस्या पूर्ति के विषय दूसरे के द्वारा दिए जाते हैं। यदि हम अपने विषय अपने आप चुनते हैं तो हम उस पर बहुत अच्छा लिख सकते हैं। अपने विषयों को चुन करके यदि कवि बड़ी या छोटी कैसी भी स्वतंत्र रचना करे तो वह ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हिंदी में इस तरह की कविताओं की कमी है। समस्या पूर्ति के बाद वे बात करते हैं अनुवाद की। संस्कृत और अंग्रेजी काव्यों का अनुवाद हिंदी में करने की ओर भी जो कवि हैं उनकी रुचि बड़ी है, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि स्वतंत्र कविता की रचना करने की अपेक्षा कविता का अनुवाद करना एक तो बहुत कठिन काम है, क्योंकि कविता में जो भाव भरा हुआ है हम अनुवाद में पूरी तरह से उसी भाव को नहीं ला सकते हैं। यहाँ पर ये महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं एक उदाहरण के माध्यम से कि मानो एक छोटी सी शीशी में इत्र भरा हुआ है और हम जब उस इत्र को दूसरी शीशी में डालते हैं तो पहली बात तो यह है कि उस इत्र को दूसरी शीशी में डालने में ही बहुत ज़्यादा कठिनता होगी, और यदि जैसे तैसे हमने उसे डालने की कोशिश की, डालने का प्रयास किया, तो भी निश्चित बात है कि 2-4 बूंद इधर उधर चली ही जाएगी, और वो जो शीशी में जाएगा उसके उलट फेर के कारण उसकी जो सुगंध है उसका बहुत सा अंश उन बूंदों के माध्यम से उड़ भी जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि एक भाषा की कविता का यदि हम दूसरी भाषा में अनुवाद करते हैं तो ये एक तरह से मूल कवि का अपमान करना है, क्योंकि अनुवाद के द्वारा हम उनके गुणों का ठीक ठीक परिचय नहीं प्राप्त होने के कारण जो पढ़ने वाले हैं उनकी दृष्टि में वो हीन हो जाता है। हम वैसे के वैसे भाव उसमें नहीं ला सकते हैं जिन भावों को लेकर के कि कविता लिखी गई है। इसी तरह से आगे महावीर प्रसाद द्विवेदी बताते हैं कि संसार में ईश्वर या देवताओं का जो अवतार है उसके बारे में यदि हम चर्चा करें तो उनके जो अवतार हैं वो भी किसी विशेष कार्य के लिए हुए हैं। राम का जन्म हुआ, कृष्ण का जन्म हुआ, जितने भी अवतार हैं 9 अवतार हैं, 9 अवतारों के जन्म के पीछे कहीं ना कोई कारण अवश्य रहा है। तो कहने का आशय यह है कि जिन्हें हम भगवान कहते हैं, जिन्हें हम ईश्वर देवता कहते हैं, वे भी उनकी भी विशेषता क्या है? विशेषता यह है कि वे अलौकिक कार्य करने वाले प्रतिभाशाली मनुष्य के रूप में ही जन्म लेते हैं। तो क्यों ना हम अपने विषयों में भी प्रतिभाशाली मनुष्यों को ही नायक बनाएं। तो यहाँ पर लेखक का यही मानना है कि स्वाभाविक कवि जो होता है वह भी एक प्रकार का अवतार ही है। इसलिए कोई यदि यह प्रश्न करे कि अकेले कवि ही क्यों अवतार माने गए हैं, लेखक इस पर क्यों नहीं बिठाए जाते हैं, तो ये कहा जा सकता है कि लेखक और कवि एक ही बात है। उनका कहने का आशय लेखक और कवि दोनों से एक ही है। पंडित कहते हैं कि धर्म संस्थापनार्थ है, जो अवतार हैं वो किसके लिए होते हैं? धर्म संस्थापनार्थाय होते हैं। इसी तरह से कवि जो है, कवि का भी अवतार है और वह भी इस संसार में धर्म की स्थापना के लिए, जो बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिए ही यहाँ पर इस धरती पर अवतरित हुआ है। यहाँ इसी बात की व्यंजना होती है कि साहित्य जो है वह मात्र मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि साहित्य समाज को रास्ता दिखाने वाला, समाज का जो पथ प्रदर्शक है वह यहाँ पर एक तरह से महावीर प्रसाद द्विवेदी इस बात से अपनी सहमति रखते हैं। एक उदाहरण देकर वे कहते हैं कि तुलसीदास हैं, उन्होंने कवि होकर के वैष्णव धर्म की स्थापना की। जितने भी मतांतर उस समय थे, शैव थे, शाक्त थे, इन सब का भेद मिटाया। ज्ञान के पंथ को कृपाण की धार बताया कि ज्ञान के पंथ पर चलना तलवार की धार पर चलने के समान है। तो जितने भी कवि उस समय प्रसिद्ध हुए उन्होंने देश, काल, अवस्था और पात्र के अनुसार ही कविता की है। तो हमको भी जो इस समय जिस तरह की परिस्थिति है उस परिस्थिति के अनुसार ही
काव्य रचना करनी चाहिए। कहने का आशय यही है कि कवि को उसी तरह की कविता करनी चाहिए जिससे कि संसार का कल्याण हो। इस प्रकार यदि वो संसार के कल्याण की कविता करेगा तो उस कवि का नाम अपने आप ही अमर हो जाएगा। भूषण का उदाहरण देते हुए वे कहते हैं कि भूषण एक ऐसे कवि थे जिन्होंने कि एक तरह का राजनीतिक आंदोलन की, जो भूषण की ओज भरी जो कविताएं हैं से एक तरह का राजनीतिक आंदोलन तक उन्होंने उपस्थित कर दिया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी कवि की कल्पना शक्ति के बारे में भी बताते हैं कि कवि की कल्पना शक्ति अत्यंत तीव्र होती है। कल्पना शक्ति के द्वारा वो कठिन से कठिन बातों को भी अनोखे ढंग से सबके सामने रखता है, इस तरह से रखता है कि सबके समझ में आ जाता है। यानी कोई बात यदि हम सीधे सीधे कहेंगे तो वह समझ में नहीं आएगी, लेकिन यदि किसी कविता के माध्यम से सरस तरीके से और सरल तरीके से यदि हम कहेंगे तो वो पढ़ने और सुनने वाले के मन में अंदर तक हृदय में बैठ जाएगी। तो उसके कवि के अंदर जो ये शक्ति है वह अनजानी है। उस शक्ति के द्वारा ही वह पदार्थों का इस तरह का मनोरम दृश्य खींचता है, इस तरह का मनोरम चित्र खींचता है कि पढ़ने और सुनने वाले एकाग्रचित होकर के उसके ऊपर बड़े प्रेम के साथ में, बड़े सहृदयता के साथ में विचार करते हैं। और फिर कवि है वह अपनी कल्पना से ऐसी शिक्षा भी देते हैं। कवि का काम जो प्राकृतिक चित्रण है या समाज का चित्रण है, बस यह चित्रण करना भर नहीं है, उसका काम उपदेश देना भी है। क्या इस समय समाज में चल रहा है और कैसा क्या होना चाहिए, इसका वर्णन भी, इसका चित्रण भी करना भी कवि की जिम्मेदारी है। और यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि कवि के अंदर यह प्रतिभा होती है कि वह अपनी बात को इस तरह के से सबके सामने रखे कि वह आज्ञा होते हुए भी न तो आज्ञा का रूप धारण करती है और न ही अपना आज्ञा में जो एक रूखापन होता है उस रूखापन को ही प्रकट होने देती है, बल्कि कविता के माध्यम से व्यक्ति का मन, कविता पढ़ने वाले या कविता सुनने वाले का मन अंदर ही अंदर इस तरह से प्रेरित हो जाता है कि वह उस आज्ञा को मानने की ओर बढ़ने लगता है और उस आज्ञा को मानने पर विवश हो जाता है। यानी हम कभी ऐसी कविता पढ़ते हैं जिसमें कि कोई उपदेश है तो हम स्वतः उस कविता को पढ़ करके उस उपदेश को ग्रहण करते हैं, जबकि कवि हमें ऐसा नहीं कहता कि तुमको ऐसा करना चाहिए, लेकिन हम किसी पात्र के माध्यम से या किसी और माध्यम से, कविता के माध्यम से जब हम उसको आज्ञा को देखते हैं, उस आज्ञा को सुनते हैं, तो उस आज्ञा को हम बड़े प्रेम पूर्वक स्वीकार करते हैं और उसको स्वीकार करने में हमको आनंद भी आता है। लेखक आगे बताते हैं कि कविता को लिखते समय कवि के मन में जो भी भाव होता है वही भाव सहृदय के मन में भी उपस्थित होना चाहिए, तभी वह कविता अच्छी कविता मानी जाती है। देखिए बच्चों, यही रस निष्पत्ति का भी सिद्धांत है। जो भाव कवि के मन में है वही भाव यदि पाठक या श्रोता के मन में आ जाता है तो वही कविता सार्थक होती है। लेकिन उसके लिए यह आवश्यक है कि कविता को पढ़ने वाला या सुनने वाला सहृदय होना चाहिए। यदि वह सहृदय नहीं है तो उसके सामने कविता लिखना या उसके सामने कविता पढ़ना बेस के आगे बीन बजाने जैसा होगा। इसलिए सहृदय होना बहुत ज़रूरी है। सहृदय होंगे लोग तो जो कविता लिखी जाएगी उस कविता को लिखते समय कवि के मन में जो भाव और विचार होंगे वे ही भाव और विचार पाठक या श्रोता के मन में भी हो जाएंगे। देखिए बच्चों, इस निबंध से अलग जाकर के मैं आपको इसका एक उदाहरण देती हूँ कि जिस तरह से कवि के मन में जो भाव होता है उसी भाव का प्रस्फुटन यदि हमारे मन में भी हो जाता है, श्रोता या दर्शक के मन में, पाठक के मन में भी हो जाता है, तो वह कविता अच्छी मानी जाती है। अभी तुलसीदास की रामचरितमानस यदि हम लेते हैं, तुलसीदास की रामचरितमानस को पढ़ करके हमारे मन में कैकई के प्रति एक दुर्भावना पैदा होती है कि कैकई अच्छी नहीं थी, उसने राम को वन भेज दिया। कैकई वही है, पात्र वही है, लेकिन उसी कैकई को जब मैथिली शरण गुप्त अपने साकेत में जब उसके बारे में वर्णन करते हैं तो उस साकेत को पढ़ करके
हमारे मन में कैकेयी के प्रति सहानुभूति की भावना पैदा हो जाती है, उसके प्रति हमारे मन में किसी प्रकार की कटुता नहीं रहती, क्योंकि कवि की जो मानसिकता है, कवि का जो भाव है, वही भाव पाठक या श्रोता के मन में उत्पन्न हो जाए तो वही कविता सार्थक है। इस तरह से दोनों कवि अपने अपने काव्य में पूरी तरह से उनकी जो कविता है वह बहुत उत्तम कोटि की, श्रेष्ठ कोटि की कही जा सकती है, क्योंकि तुलसीदास के मन में कैकेयी के प्रति जो भावना है वही भावना हमारे मन में पैदा हो जाती है। और जब हम रामचरितमानस पढ़ते हैं और जब हम साकेत पढ़ते हैं तो जो मैथिली शरण गुप्त के मन में कैकेयी के प्रति भावना है वह भावना हमारे मन में पैदा हो जाती है। तो यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण दे करके मैंने आपको यह बताया है कि कविता लिखते समय कवि के मन में जो जो भाव उदित होते हैं, यदि वही भाव पाठक या श्रोता के मन में उत्पन्न हो जाए तो वह कविता अच्छी कविता मानी जाती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी आगे बताते हैं कि हिंदी आजकल संक्रांति अवस्था में है। संक्रांति अवस्था में क्यों है? क्योंकि कवि का ये कर्तव्य है कि लोगों की जो रुचि है उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव हो रहे हैं। उस रुचि को ध्यान में रख करके कविता ऐसी सहज और मनोहर रचे कि साधारण पढ़े लिखे लोग जो हैं वो भी पुरानी कविता को पढ़ने के साथ नई कविता को भी पढ़ने लगे। कि अभी लोगों में पुरानी कविता को पढ़ने के उनका रुझान है, लेकिन ये जो संक्रांति काल है, पुरानी कविताएं अभी पूरी तरह छूटी नहीं हैं और नई कविताएं आ गई हैं। तो नई कविताओं के प्रति रुझान उत्पन्न करने के लिए भी कवि को प्रयास करना होगा। नई कविता में नए विचार लाने पड़ेंगे, नई उपमाएं लानी पड़ेंगी, नए शब्द लाने पड़ेंगे और इस तरह से पाठकों और श्रोताओं का ध्यान नई कविता की ओर भी आकर्षित करना होगा। तभी जाकर के जो आज के लोग हैं वे नई कविता की ओर आकर्षित होंगे। तो कवियों का यह कर्तव्य बनता है कि वो लोगों की रुचि को ध्यान में रख करके और कविता करें। विषय ऐसा हो जो कि लोगों की रुचि का हो। जब लोगों का झुकाव इस तरह की नई साहित्य की तरफ, नई कविता की तरफ होने लगेगा, तब जाकर के जो सामाजिक, नैतिक और धार्मिक विषय हैं उनकी हम जो सुंदर शिक्षा है वह दे पाएंगे। यानी कवि उन विषयों की जो सुंदर शिक्षा है वह तभी दे पाएंगे जबकि लोग नई कविता के प्रति, नए साहित्य के प्रति आकर्षित हो। महावीर प्रसाद द्विवेदी यह भी कहते हैं कि यह बात किसी ने बहुत पहले कही थी, लेकिन यह सही लगती है कि अब के कवि खद्योत समझते करत प्रकाश। यानी ये जो पूरा है वो इस तरह है, सूर सूर तुलसी ससी उडगन केशवदास, अब के कवि खद्योत समझते करत प्रकाश। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि जिसने ये दोहा लिखा है उसको बड़े दूर की सूझ गई है। बोलचाल की भाषा में आज तक कोई कविता ऐसी नहीं बची जिसका प्रचार चंद्रकांता के समान साधारण पढ़े लिखे लोगों में भी हुआ हो। यानी ऐसी कोई कविता की रचना बोलचाल की भाषा में नहीं हुई जिसको कि पढ़ने के प्रति लोगों का रुझान उस तरह हुआ हो जिस तरह से कि चंद्रकांता उपन्यास जब आया था तब माना जाता है कि चंद्रकांता उपन्यास को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी थी। तो चंद्रकांता को पढ़ने के लिए जब लोग हिंदी सीख सकते हैं तो इस तरह की कविताएं क्यों नहीं लिखी जाती कि उनको पढ़ने के लिए भी लोग हिंदी सीखने लगे। यानी जो हिंदी भाषी नहीं हैं, जिनको हिंदी नहीं आती, उनका रुझान भी इस ओर बढ़े। चंद्रकांता में बहुत से दोष थे, लेकिन उसके कारण भी इस उपन्यास के प्रति लोगों का रुझान इतना ज़्यादा था कि उसके लिए वे हिंदी सीखने लगे। तो आज आवश्यकता इसी बात की है कि कवि इस तरह की कविता करें कि उसको पढ़ने के लिए लोगों का रुझान हो। जो साधारण लोग हैं, जो हिंदी नहीं जानते, वो भी उसको पढ़ने की ओर आकर्षित हों। तो संक्षेप में हम यही कह सकते हैं कि कविता में जो साधारण गुण होने चाहिए उनके अतिरिक्त कविता में कुछ और विशेष गुणों की अपेक्षा है। और वे गुण क्या हैं? वे गुण यह हैं कि साधारण लोगों के मन की जो दशा है, साधारण लोग जो सोचते हैं उस पर कविता लिखी जानी चाहिए। उस कविता में धैर्य, प्रेम, साहस, दया जैसे गुणों के उदाहरण होने चाहिए, क्योंकि समाज में इन गुणों की बहुत कमी है। और समाज में क्योंकि इन गुणों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और इस कमी को दूर करने का दायित्व साहित्यकार पर है, तो कविता की रचना भी इसी तरह की होनी चाहिए जिसमें कि
इन गुणों के उदाहरण हमको नायक नायिकाओं में या और पात्रों के माध्यम से देखने को मिले। कवियों की कल्पना बहुत सूक्ष्म होनी चाहिए। उपमा, अलंकार, ये सब चीज़ें जो है वो इतने गूढ़ नहीं होने चाहिए कि उनको पढ़ने के लिए, उनको समझने के लिए मानसिक कसरत की आवश्यकता हो। भाषा सहज ही सुंदर, स्वाभाविक और मनोहर होनी चाहिए, जिससे कि उसे पढ़ने के लिए लोग आकर्षित हों। छंद भी सीधे, परिचित और वर्णन के अनुकूल होने चाहिए। जैसा कि मैंने छंद विषय पढ़ाते समय बताया था कि लेखक का मानना है कि छंद भी सीधे, परिचित और सुहावने होने चाहिए। ऐसा नहीं मानना चाहिए कि यह छंद ही अच्छा है, इसी में कविता करना अच्छा रहेगा। हर विषय के अनुरूप छंद भी अलग अलग हो सकता है और जिस विषय के अनुरूप जो छंद है उसी में काव्य की रचना करनी चाहिए। बच्चों, यह हमारा कवि कर्तव्य निबंध था। इस कवि कर्तव्य निबंध के माध्यम से लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने वास्तव में यह बताया है कि कविता करना कोई आसान नहीं है। कविता करने के लिए कवि को बहुत ज़्यादा सचेत रहने की, सावधान रहने की आवश्यकता है। किसी ने सही कहा है कि कविता खेल तमाशा नहीं है, केवल आशा निराशा नहीं है, प्राणों का स्पंदन है कविता, केवल शब्दों की भाषा नहीं है। कविता इस सब से भी बहुत आगे है। कवि का कुछ कर्तव्य होता है समाज के प्रति, उसको ध्यान में रखते हुए कवि को कविता की रचना करनी चाहिए। इसके बारे में हमने कवि कर्तव्य निबंध के अंतर्गत महावीर प्रसाद द्विवेदी के भाषा संबंधी, विषय संबंधी, छंद संबंधी विचारों को पढ़ा। धन्यवाद।